हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नेवी एसएसआर और एमआर का कुछ मेरे द्वारा बनाए गए कुछ नोट्स जो कि आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं, और आप लोग की मेरे कुछ नोट्स को देख के ये जनरल साइंस का मेरा रहेगा। जनरल साइंस, ठीक है। साइंस में टोटल रहेगा। साइंस में फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग मेरे सेशन को, इस वाले सेशन को देख लो। अगर ये वाला सेशन को देख लिए तो साइंस 100% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपका नेवी, नेवी नेवी कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स, एयरफोर्स में भी काम देगा, ठीक है। नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में भी ये काम दे देगा। और भी बहुत सारे कंपटीशन में काम दे सकता है, क्योंकि ज्ञान जो है कभी भी, समझो कि ज्ञान अगर आपके पास है तो किसी भी कंपटीशन में बैठोगे तो निकलना 100% है, ठीक है। ज्ञान, इसलिए ज्ञान के लिए मरो यार, ज्ञान के लिए मेहनत करो, समझे? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खून का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान 7.4। खून का पीएच मान 7.4। सलाइवा, सलाइवा को हिंदी में क्या कहते हैं? थूक। सलाइवा को क्या कहते हैं? हिंदी में थूक कहते हैं। इसका पीएच मान कितना? 6.4, ठीक है, 6.4। अम्ल वर्षा का 5.6। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.4। देखो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे अम्ल होगा 7 से कम। अगर 7 से कम बोलेगा तो अम्ल होगा, ठीक है, अम्ल, ठीक है। और 7 से अधिक, 7 से अधिक तो क्षार, ठीक है, क्षार होगा। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट, अब देखो ये बात बताते हैं। लाल लिटमस पत्र को जो है बताता है, ब्लू से लाल लिटमस पत्र को कर देता है, ब्लू से लाल कर देता है तो उसमें अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। अगर ब्लू से, ठीक है, ब्लू से अगर लाल कर देता है, ठीक है, तो लिटमस पत्र में क्या पाया जाएगा? अम्ल पाया जाएगा, ठीक है, अम्ल पाया जाएगा। ब्लू से लाल करेगा, और लाल से अगर ब्लू करेगा तो, लाल से ब्लू करेगा तो क्षार पाया जाएगा, ठीक है, लिटमस पत्र में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न आवर्त सारणी का। मॉडर्न आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मोस्ले, ठीक है, मोस्ले। मॉडर्न आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोस्ले, ठीक है। मोस्ले अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मेंडलीफ मारना है, ठीक है, मेंडलीफ मारना है। और नेवी के लिए महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। 1 से 30 तक, 1 से 30 तक सारा परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान याद कर लेना, ठीक है। मैं ये बात नोट्स में लिख भी दिया हूँ। ये कहे ना, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है, जो कि ये आर्मी वाले जो भी, अरे ज्ञान किधर से भी मिल रहा है, लेने से मतलब रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में नीचे जाने पर, आवर्त सारणी में नीचे जाने पर क्या साइज बढ़ता है, परमाणु संख्या बढ़ता है, ठीक है, साइज भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है साइज। तो जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? परमाणु संख्या बढ़ता है और परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करेंगे, नेवी एसएसआर वालों के को बता रहे हैं। ये चीज़ बहुत भी आई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ऊपर से नीचे आने पर क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल गैस। नोबेल गैस का बात करेंगे। नोबेल गैस वर्ग 18 के सदस्य को हम क्या कहते हैं? नोबेल गैस क्या? ही, ना, अजगर, हीलियम, सोडियम, ठीक है, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, आर्यन, ठीक है, ये सब सदस्य क्या है? नोबेल गैस के सदस्य हैं, ठीक है, नोबेल गैस के। और हेलोजन वर्ग 17 के सदस्य को हेलोजन सदस्य कहते हैं। कुछ मेरे फार्मूलाज है वो देख लो। मेथेन का क्या होता है? CH4 मेथेन, ठीक है। लेड सल्फेट PbSO4, लेड सल्फेट, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है। लेड क्लोराइड PbCl2, लेड क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमन का सूत्र NaCl, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा
वॉशिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा अब आप लोग को बताते हैं वॉशिंग सोडा क्या होता है। जिस कपड़ा धोने वाला सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। उसी को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसी को Na2CO3। और ये धुआं सोडा का हम पूछ रहे हैं, ये तो धुआं सोडा ही हो गया, इसी को धुआं सोडा कहते हैं। और खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये होता है खाने वाला सोडा का। सोडियम हाइड्रो इसको ये कहेंगे, ठीक है, खाने वाला सोडा कहेंगे। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसी को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। कौन सी गैस को सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं, ठीक है, सूखी बर्फ के नाम के, जिसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको सॉलिड CO2, जिसको सॉलिड CO2 भी कहते हैं, ठीक है, सॉलिड CO2, ठीक है। सॉलिड CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, सूखी गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। सॉलिड CO2 को क्या सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं, सॉलिड CO2 को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई रहती है। तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, तो हीलियम। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, तो हीलियम। नीला थोथा तूतिया, नीला थोथा तूतिया का सूत्र क्या होता है, CuSO4। क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। और पूछेगा हरा थोथा तूतिया, FeSO4 इंटू 7H2O। अगर हरा का बात करेगा, हरा ये वो ट्रिक से याद करो, हरा घास जमीन में होता है तो 7 याद कर लेंगे, यानी कि फेरस, ठीक है। क्या फेरस सल्फेट याद कर लेंगे, लोहा जमीन में पाया जाता है तो फेरस सल्फेट इंटू 7H2O याद कर लेना, हल्का याद रहेगा तो पूरा याद। सफ़ेद, सफ़ेद का बात करेगा, जिंक सफ़ेद होता है तो जिंक ZnSO4 इंटू 7H2O, वो जिंक का हो जाएगा, ठीक है। और जिप्सम, जिप्सम से ही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या कितना होता है, जिप्सम का सूत्र CuSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। जिप्सम का सूत्र हुआ, जिप्सम का सूत्र हुआ ये 2H2O। जिप्सम का सूत्र हुआ। और जिप्सम को इसी को क्या करेंगे, 373 केल्विन पर गर्म करने के बाद हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जिसमें अगर इसमें अगर हाफ लगा दें तो अगर मान के चलो इसी का एक कोना भाग को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कितना होता है, CuSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम मिश्र धातु का बात करते हैं, मिश्रण क्या क्या चीज़ का मिश्रण है। तो VBI, जो VBI उसी को बताएंगे, ठीक है। लेड, लेड और सीसा, लेड यानी कि PB को ही लेड कहते हैं, PB को लेड, PB प्लस SN को के मिश्रण, SN का मतलब हो गया टीन, PB का मतलब है लेड। इस दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर, सोल्डर कहते हैं, ठीक है, सोल्डर। और कॉपर और जिंक के मिश्रण को क्या कहते हैं, पीतल, ठीक है। कॉपर और जिंक के मिश्रण को पीतल कहते हैं। और कॉपर और टीन के मिश्रण को बोजोन कहते हैं, ठीक है, बोजोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये इससे, तो ये स्टेनलेस स्टील का इससे जो है Fe, लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों से मिलकर हमारा क्या स्टील का निर्माण होता है, ठीक है। लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों से मिलने के बाद मेरा स्टील का निर्माण होता है। बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। और बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, झारखंड में, ठीक है, झारखंड, झारखंड में पाया जाता है बॉक्साइट। वहाँ पे खान ही है, ठीक है, खान ही है। और प्योर मेटल का नाम पूछेगा, अगर कोई प्योर का मेटल का नाम पूछेगा, कोई प्योर धातु, शुद्ध धातु, प्योर मेटल क्या है, लोहा। प्योर मेटल का नाम अगर रहेगा ऑप्शन में आएगा तो लोहा मारना, ठीक है, प्योर मेटल का नाम पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सामान्य ताप पर सामान्य ताप पर कमरे पर धातु को रखा जाता है। तो कौन सी धातु को सामान्य ताप द्रव अवस्था में रखा जाता है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु को रखते हैं, तो पारा को। अगर इसी में अधातु को बात करेंगे, अधातु का, कि कौन सी अधातु को कमरे के ताप एवं द्रव अवस्था में रखते हैं, तो द्रव अवस्था में कौन सी अधातु को रखते हैं, तो ब्रोमियम, Br2, ठीक है, ब्रोमियम अधातु। और लालटेन, लालटेन के पलित्ते में
ठीक है। वो जो तेल जो चढ़ता है, मान के चलो ये लालटेन है, ये पलीता है, ये जो तेल जो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर, ठीक है, ऊपर जो जाता है तेल, वो किस कारण से जाता है? केशिकत्व के कारण जाता है। क्या? केशिकत्व के कारण जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एलिमेंट, एलिमेंट का घनत्व सबसे ज़्यादा है। एलिमेंट का घनत्व सबसे ज़्यादा है किसका? सबसे ज़्यादा एलिमेंट को का घनत्व, सबसे ज़्यादा घनत्व किस एलिमेंट का होता है? किस धातु का होता है? तो ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक है, ओस्मियम। सबसे कठोर धातु, धातु पूछेगा, ऐसे कठोर अधातु पूछेगा, अधातु बोलेगा तो हीरा, ठीक है, अधातु बोलेगा तो हीरा, ठीक है, हीरा, ठीक है, हीरा। और धातु बोलेगा तो टंगस्टन, टंगस्टन, और सेकंड में क्रोमियम, प्लेटिनम, ये सब अधातु है। सबसे कठोर धातु का नाम पूछेगा तो टंगस्टन, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सब क्या है? कठोर धातु का नाम है। ठीक है, अधातु तो मेरा हीरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये तो जानते हैं। यह उसमें जो जंग लगता है वह किस कारण के? उसमें जो जंग लगता है आयरन ऑक्साइड जमा हो जाता है। ठीक है, ओस या पानी का परत चढ़ने के कारण उसमें आयरन ऑक्साइड और हवा से अभिक्रिया करके वह केमिकल रिएक्शन कर जाता है और उसमें आयरन ऑक्साइड जमा हो जाता है, जिस कारण से उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, केरोसिन तेल में किस चीज़ को डुबा कर रखते हैं? केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में किस चीज़ को डुबा कर रखते हैं? केरोसिन तेल में, केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखते हैं। ठीक है, ये पूछेगा सोडियम और पोटेशियम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सोना, सोना को सोना का तो जानते हैं, एयू सोना का होता है। सिल्वर का क्या होता है फॉर्मूला? एजी, एजी सिल्वर। और सोना का फॉर्मूला क्या होता है? एयू सोना। ठीक है, रेडियम का खोज किसने किया? रेडियम का मैडम क्यूरी ने। ठीक है, रेडियम का खोज किसने किया? रेडियम का मैडम क्यूरी। ठीक है, रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकवेरल। एक्टिविटी, एक्टिव है, एक्टिव ऐसे याद करो। रेडियो एक्टिविटी, एक्टिव का बात करेंगे, एक्टिव का तो एक्टिव जो है, एक्टिव सामान हमेशा बेकार होता है, ऐसे याद करो, ये याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकवेरल। एक्टिव जो सामान भी रहेगा वो बहुत बेकार होता है। ठीक है, वो बहुत बेकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट का बात करें। एक्सरे का खोज विलियम रॉन्टजन ने किया। ठीक है, एक्सरे का खोज किसने किया? विलियम रॉन्टजन। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो रेडियो वेव्स का होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? रेडियो वेव्स का। नेक्स्ट बात करते हैं। और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका जो होता है उसका आवृत्ति कम होगा। ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका आवृत्ति कम होगा। ठीक है, और जिसका आवृत्ति कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज किसने की? इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज माइकल फैराडे। इलेक्ट्रोलाइसिस की खोज माइकल फैराडे। यह बहुत वीवीआई सेशन है दोस्त, इसको है ना अटेंड कर लो और वीडियो को शेयर करो ताकि तुम लोगों के दोस्त, जितना दोस्त या फ्रेंड यार जो भी, वो सब को भी कुछ ज्ञान मिल जाए और शायद उन लोगों को भी कंपटीशन में बैठने का मौका मिले। ये मुख्य रूप से एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए है। ठीक है, नेवी के लिए एसएसआर और एयरफोर्स के लिए मुख्य रूप से यह नोट्स तैयार किया है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बम का आविष्कार। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले। मोसले या मेंडलीफ, मोसले रहेगा तो मोसले मारना है ऑप्शन में या मेंडलीफ मारना है। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? जॉन डाल्टन। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन। फादर ऑफ ऑटोमिक, फादर ऑफ ऑटोमिक एनर्जी, फादर ऑफ ऑटोमिक एनर्जी किसे कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा के जनक पूछेगा, परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहते हैं? होमी जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री का लेबोजियर लववाजे। ठीक है, मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता किसे कहते हैं? तो लेबोजियर लववाजे। सूक्ष्मजीव का पिता, सूक्ष्मजीव का पिता किसे कहते हैं? न्यूमैन हॉक। ठीक है, एंटीवॉन न्यूमैन हॉक, न्यूमैन हॉक। ठीक है, न्यूमैन हॉक, एंटीवॉन न्यूमैन हॉक, सूक्ष्मजीव का पिता एंटीवॉन न्यूमैन हॉक। ठीक है, और डिग्री से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, किस डिग्री पर
किस डिग्री पर, ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन। कौन सा है? किस तापमान पर, ठीक है, ये को ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, किस तापमान पर डिग्री और फ़ारेनहाइट सेम सेम रहता है? डिग्री और फ़ारेनहाइट सेम सेम रहता है, बराबर रहता है, डिग्री और फ़ारेनहाइट बराबर रहता है, ठीक है, किस तापमान पर? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री और तापमान, डिग्री और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर रहता है, ठीक है, सेम रहता है। पेट्रोल जब जलता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? पेट्रोल के जलने से कौन सी गैस रिलीज होती है? वही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही CO कहते हैं। CO इसका फार्मूला हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस SO2 प्लस NO2। और यही सब जो है ऊपर जाके क्या होता है, बादल में जाके मिल जाता है और अम्ल वर्षा होता है उससे, ठीक है, अम्ल वर्षा होता है, ठीक है, इसी कारण अम्ल वर्षा होता है। और अम्ल वर्षा में यही तीनों का मिश्रण रहता है। अम्ल वर्षा में कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही तीनों का मिश्रण रहता है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 होता है, अभी तो बताए थे, ठीक है। अम्ल वर्षा का pH मान। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम को क्या कहते हैं हम लोग? AMU कहते हैं, ठीक है, MU कहते हैं, ठीक है, मास ऑफ एटम को AMU कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ठोस से गैस में, ठोस से गैस में परिवर्तन। अगर मान के चलो कोई भी चीज़ ठोस है, ठोस से गैस में परिवर्तन कर देते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तन, ठीक है, गैस में परिवर्तन कर दे, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन, ऊर्ध्वापतन कहलाता है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, ठोस से द्रव में चेंज कर दे, किसी भी चीज़ को अगर ठोस है, ठीक है, अगर द्रव में चेंज कर दे, द्रव, द्रव में चेंज कर दे, तो यह किस कारण से? ठोस है और उसको द्रव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं? वाष्पीकरण के द्वारा। कोई भी चीज़ को वाष्प करेंगे, आग में जलाएंगे तो वो वाष्प होकर ऊपर में जाएगा, तो द्रव रूप में किस तरह लाएंगे? उसी प्रकार से लाएंगे, तो यही वाष्पीकरण कहलाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? ठोस से लिक्विड में, लिक्विड में चेंज होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापतन। नेक्स्ट बात करते हैं पानी को गर्म करने पर, पानी को गर्म करने पर 100 डिग्री सेल्सियस, क्या 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो इसका फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट होगा, 212 फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट का सूत्र क्या होता है? फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस गुना 5/9 प्लस 32, ये होता है, ये होता है फ़ारेनहाइट का सूत्र। और यहीं पे अगर आपका डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला पूछ ले तो डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लेते आएंगे बट्टे में, और फ़ारेनहाइट के इस साइड में पलटा देंगे, तो फ़ारेनहाइट मेरा डिग्री सेल्सियस का सूत्र निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट होगा तो ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बात करते हैं अर्धचालक, अर्धचालक हम मेरा कौन सा है? अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरॉन। अर्धचालक का मतलब हो गया कि इससे जो है धारा, धारा आधी रूप से प्रवाहित होती है, अर्धचालक में आधी रूप से प्रवाहित होती है, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि अर्धचालक, अर्धचालक जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, जब भी इनको धूप में लाएंगे, धूप में लाएंगे तब इससे बिजली प्रवाहित होगी, ठीक है। और धूप से ठंडा में गया जैसे, बस बिजली बंद हो गया, बिजली नहीं प्रवाहित होगा, उससे बिजली जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दूध को हम किससे मापते हैं? दूध को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से मापते हैं। दूध मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर। और दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट की बात करते हैं एलपीजी में पाया जाने वाला, एलपीजी में पाया जाने वाला मुख्य रूप से क्या होता है? कौन सा गैस होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि C3H8 प्लस CH, एक हाँ C3H8 और C4H10, ये होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल प्रोपेन मिला हुआ रहता है एलपीजी में, ठीक है, एलपीजी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोड। अब देखो बताते हैं, ये रोड लैंप है, मान के चलो रोड के बगल में जो लैंप लगा हुआ रहता है, एक लैंप लगा हुआ रहता है इसमें, तो इसमें जो है गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। कौन सा गैस भरा हुआ रहता है?
कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? उसमें सोडियम वेपर्स भरा हुआ रहता है, ठीक है। सोडियम, रोड लैंप में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? तो सोडियम वेपर्स, वेपर्स और हीलियम और आर्गन, ठीक है। सोडियम वेपर्स गैस रहता है, सोडियम वेपर्स Na, हाँ Na प्लस He प्लस आर्गन, आर्गन भी भरी हुई रहती है, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में रहता है गैस के रूप में, ठीक है। फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन C2H2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फलों को पकाने में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन, जिसको एथाइन गैस भी कहते हैं, एथाइन, 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 आइन, एथाइन, एथाइन गैस भी कहते हैं, ठीक है। फलों को पकाने में एसिटिलीन, एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है? एथाइन गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पानी के घनत्व। पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस, याद ही कर लो इसको, ठीक है। किस तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें नहीं गमन करती है? किसमें गमन नहीं करती है? तो निर्वात में। अनुदैर्ध्य तरंग किसमें गमन नहीं करती है? तो निर्वात में गमन नहीं करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ऐसे याद करो, PE, जब भी भूल जाओगे तब PEN लिखो, ठीक है। इसको ऐसे कर दो, इसको GTC, P से प्रोटॉन, ठीक है। रुको लिख देते हैं, प्रोटॉन, और E से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और N से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का खोज क्या होगा? जेम्स चैडविक, ठीक है। C से चैडविक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज J.J. T से थॉमसन, याद रख लो। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो G से, इसका पूर्ण नाम ग्रेगर रदरफोर्ड है, ग्रेगर रदरफोर्ड, हाँ, G से ग्रेगर रदरफोर्ड, याद कर लो, ग्रेगर रदरफोर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हम, और हाँ एक बात और बताओ, अगर मान के चलो कहेगा न्यूट्रॉन का संख्या निकाले, न्यूट्रॉन का संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं ये बात बताओ। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या किसी द्रव्यमान में, ठीक है, द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन का संख्या को घटाते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाता है, समझा। जैसे कि मान के चलो मैं हीलियम का बात करता हूँ, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4, और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हीलियम 2, ठीक है, 2। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? हमको इसका न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन में क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो वो मेरा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 निकल जाएगा, ये मेरा क्या हो गया? न्यूट्रॉन, ठीक है। ऊपर ये क्या है? द्रव्यमान हो गया, और ये मेरा क्या है? ये मेरा परमाणु संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं, अब चलते हैं न्यूटन का प्रथम गति का नियम, सेकंड गति का नियम और थर्ड गति का नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम, जैसे कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं न्यूटन के प्रथम गति के नियम को। और जिससे बाहरी बल लगता है, बाहरी फोर्स, उसको न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहते हैं। अगर मान के चलो किसी भी चीज़ पे बाहरी बल कार्य करता है तो वो न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाएगा। जैसे कि बताते हैं, किसी भी बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो जितना स्पीड से हम फेंकेंगे, जितना स्पीड से हम ऊपर फेंकेंगे, समझो कि नीचे से कोई व्यक्ति बॉल फेंक रहा है, ऊपर की ओर फेंक रहा है, तो वो न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाएगा, ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहलाएगा। उसी में अगर बॉल ऊपर से नीचे आकर गिरा, यह सेकंड गति का नियम कहलाएगा। बॉल ऊपर से ही, सेब वाला नियम याद है ना, सेब वाला नियम, जब न्यूटन भैया जब सेब ऊपर से नीचे गिरा था ना, तब ये न्यूटन भैया सोच लिए थे कि सेब ऊपर से नीचे गिरा क्यों, यही बात सोच लिए थे कि ऊपर से नीचे गिरा क्यों,
तो यहीं से आया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहीं से F बराबर ma, यही सेकेंड में दिया है F बराबर ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होगा कि कोई भी चीज़ झटका के साथ, मान के चलो कि ड्राइवर जब कोई भी गाड़ी, मान के चलो कोई भी चार पहिया वाहन अगर अचानक ब्रेक मारता है तो पीछे बैठा हुआ यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, आगे की ओर झुक जाता है। और कभी कभी देखे होंगे कि अचानक कुछ भी आगे अचानक ब्रेक मारेगा तो वो शॉकअप जो है उसमें लगा हुआ रहता है गाड़ी में, तो वो पीछे की ओर धक्का दे देता है। तो ऐसा क्यों? गियर पीछे वाला लगाने पे पीछे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, तो यह तीसरा गति का नियम कहलाएगा, क्योंकि उसमें अचानक झटका के साथ कुछ भी होगा तो वह तीसरा गति का नियम कहलाएगा। जैसे रॉकेट जो उड़ता है, वह जो जब भी उड़ेगा, जब भी मिसाइल या कुछ भी उड़ता है तो देखना अचानक झटका के साथ में उड़ता है रॉकेट, खास करके जैसे बटन दबाया बस अचानक झटका के साथ उड़ते यानी निकलते रहेगा। और तैराकी, जब तैराकी कोई भी तैरता है तो वह जो झटका के साथ तैरता है, देखना वह जब भी झटका के साथ हाथ मारेगा और तैरेगा तो वो मेरा थर्ड गति का नियम ही कहलाएगा। एग्जाम्पल में ये सब पूछेगा भाई, एग्जाम्पल में जो भी बात बता रहे हैं ना, ये सब किसी का एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि तैराकी तैरता है, यह न्यूटन के किस गति का नियम है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे गति का नियम है। तो देख लेना, नेक्स्ट बात करते हैं। और तीसरे गति का नियम में ही S बराबर हम लोग का फॉर्मूला लेकर के आया है, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और v बराबर u प्लस ए टी, ये फार्मूला निकल के आ जाता है। और कुछ मेरे पास SI यूनिट भी है, SI यूनिट को भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड उसी को कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, ठीक है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर। ध्वनि की चाल किससे नापते हैं? तो डेसिबल से। आवृत्ति का हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्यता का मीटर, ये VVI था इसलिए इस टॉपिक को ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं? मीटर में, ठीक है, तरंग दैर्घ्य को। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश वर्ष जो है हमारा दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 3.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और या फिर 10⁻15 मीटर अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो 3.46 पारसेक रहेगा, ठीक है, पारसेक ये भी हो सकता है, ठीक है, पारसेक ये देख लेना। और पारसेक, बड़ी दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापेंगे तो पारसेक का प्रयोग करेंगे। और प्रकाश वर्ष, जैसे पृथ्वी के अंदर का कोई सामान, कोई भी चीज़ का दूरी मापना है, जैसे माउंट एवरेस्ट और दक्षिण छोर, भारत का दक्षिण छोर को मापना है तो क्या करेंगे? प्रकाश वर्ष से माप सकते हैं, ठीक है, दूरी को माप सकते हैं, ठीक है। और लंबी दूरी के लिए पारसेक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखो, लंबी दूरी के लिए। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम, प्रतिरोध का ओम। और ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। असम राइफल में पूछा गया था ये प्रश्न, हमसे जब वहाँ पे मौखिक टेस्ट हो रहा था तो उसमें पूछा था ओम का नियम के विषय में पूरा डिटेल में बताओ, तो बताए थे, ठीक है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। अदिश राशि क्या होता है? सदिश राशि क्या होता है? ठीक है, जिसमें अदिश राशि क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वह अदिश राशि है। और जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए, जिसमें सिर्फ
परिमाण होते हैं, ठीक है, वह अदिश होता है, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं वह सदिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूरी, ठीक है, दूरी, स्पीड और द्रव्यमान, समय, ताप, दाब और काइनेटिक एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन भूमि का, ठीक है, वो ग्रेविटेशन कितना होता है 9.8 होता है, ठीक है। पृथ्वी का ग्रेविटेशन कितना होता है 9.8 होता है। और पावर, ठीक है, पावर, करंट, पोटेंशियल एनर्जी वो भी होता है। और सदिश राशि मेरा कौन सा है, सदिश राशि, विस्थापन, वेलोसिटी, जिसको त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं और हिंदी में त्वरण कहते हैं। और बल, वेट, संवेग, विस्थापन, त्वरण, बल, वेट, संवेग, ये मेरा क्या है, सदिश है। नेक्स्ट बात करते हैं, दाब को किससे मापते हैं? दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। दाब का यूनिट क्या होता है, दाब का, ऐसा इसमें कन्फ्यूजन मत होना, दाब का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल, ठीक है, दाब का यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। दाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से, ठीक है, बैरोमीटर से। दाब को किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से। विभवांतर को किससे मापते हैं, तो वोल्टमीटर से। और और करंट को किससे मापते हैं, तो आमीटर से, ठीक है। बिजली वाले करंट को किससे मापते हैं, तो आमीटर से। बिजली मान के चलो, किसी भी बिजली प्रवाहित हो रहा है तो उसको किस में मापते हैं, तो आमीटर से, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जिसको कहते हैं। और डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाला करंट को किससे मापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से। बैटरी का करंट, बैटरी, कोई भी बैटरी है उसको किससे मापते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। रॉकेट किस नियम पे कार्य करता है, ठीक है, रॉकेट जो है किस नियम के, न्यूटन का तृतीय गति का नियम, तभी हम अभी बताए हैं ना, न्यूटन का। अचानक जो भी चीज़ झटका के साथ कार्य करेगा, झटका के साथ कार्य करेगा, झटका के साथ उड़ता है रॉकेट, इसलिए न्यूटन का तृतीय गति का नियम यहाँ काम करेगा, ठीक है। झटका के साथ कार्य करेगा तो न्यूटन का तृतीय गति का नियम काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 होता है, 24 घंटा होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटा। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होता है। स्पीड ऑफ साउंड का बात करेंगे, साउंड का स्पीड किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड, ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है। एक अशुद्ध शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट। और किलोवाट का बात करेंगे तो किलोवाट में 1000 से भाग लग जाएगा, किलोवाट में 1000 से भाग लगेगा तो 0.746 निकल जाएगा किलोवाट आवर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी। एसबी एंटीमनी। और बल्ब में कौन सी गैस रहती है, आर्गन, ठीक है, आर्गन गैस रहती है बल्ब में। वो विद्युत बल्ब, वो लाल बल्ब नहीं होता, लाल बल्ब, जिसको आप लोग कहते हैं 100 वाट का बल्ब, ठीक है, 100 वाट का बल्ब, उसी को, ठीक है, उसमें आर्गन गैस भरी हुई रहती है, ठीक है, आर्गन गैस। CFL बस बल्ब होता है ना, एक आता था, अभी नहीं आता, अभी तो LED बल्ब आने लगा है, CFL बल्ब, तो उसमें भी आर्गन भरा हुआ रहता है, आर्गन गैस, ठीक है, आर्गन गैस। बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन। और हीटर का बात करेंगे, हीटर, विद्युत हीटर, जिससे कि खाना वगैरह बनाते हैं। हीटर में कौन सा भरा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है, कौन सा धातु लगा हुआ रहता है, तो हीटर में कौन सा, नाइक्रोम। और ये सब का जो गलनांक होता है उच्चतम गलनांक का होता है, ये दोनों उच्चतम गलनांक का होता है, ठीक है, उच्चतम गलनांक का होता है। फ्यूज का बात करते हैं, फ्यूज जो कि लगा हुआ रहता है, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा घर को प्रदान करता है, शॉर्ट सर्किट से प्रदान करता है, सुरक्षा को प्रदान करता है उसे फ्यूज, ठीक है। अत्यधिक प्रतिरोध वाला होता है, ये कम गलता है ना, अगर अत्यधिक गलने लगे तो बार बार बिजली कटने लगेगा, तो ऐसे याद रखो कि कम गलनांक है, जो कि तार कम कटता है, उसके बीच में तार लगा हुआ रहता है। मान के चलो ये फ्यूज है तो इसके बीच में एक पतला सा वायर लगा हुआ रहता है, जो बहुत कम गलनांक का होता है, अत्यधिक प्रतिरोध का होता है,
बहुत मजबूत वायर होता है, ठीक है। और टायर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। और चिप्स में भी और वो जो होते हैं हवाई जहाज के भी टायर में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है, नाइट्रोजन गैस चिप्स में भी नाइट्रोजन गैस, और ये हवाई जहाज के भी टायरों में नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट बात करते हैं लाफिंग गैस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, हंसने वाली गैस, ठीक है, हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सड़े हुए अंडे जैसी बदबू किसका होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े हुए अंडे जैसी बदबू कौन सी देती है? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड देती है। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट कब हुआ था? 1984 में। एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रहा है मेरे को भी, तो इसका जो हुआ था 1984 में हुआ था, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984। जहाज का तैरना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जहाज जो तैरता है, पानी में तैरता है, जो नेवी वाले स्टूडेंट है, नेवी वाले, उसको तो पता होगा नेवी वाले जहाज क्यों तैरता है, उसके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई। जहाज जो तैरता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जहाज का तैरना आर्किमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है। और टीयर गैस का नाम 100% पूछ सकता है, टीयर गैस, ठीक है, जिसको अश्रु गैस कहते हैं, अश्रु गैस। टीयर गैस को हिंदी में क्या कहते हैं? अश्रु गैस। ये वो जो होता है, जैसे कि चाइना वाला जो 1965 में जो आक्रमण किया था, उसमें कौन सा बम के साथ कौन सा गैस का प्रयोग किया था? तो कौन सा? तो वो यही अश्रु गैस का प्रयोग किया था, अश्रु गैस। इसी को आंसू गैस भी कहते हैं, ठीक है, आंसू गैस। कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर क्वेश्चन में आंसू गैस दे दे तो आंसू गैस से भी कन्फ्यूजन नहीं होना, आंसू गैस या अश्रु गैस, ठीक है। और पलायन वेग जो होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से अगर आप फेंकोगे, पृथ्वी से बाहर चले जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकोगे तो, कि 11.2 किलोमीटर, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर का स्पीड में उतना दूर चले जाना चाहिए, एक सेकेंड में, तब वो पृथ्वी से बाहर चले जाएगा, ठीक है। अगर आप फेंकोगे तो उतना स्पीड में हाथ में उतना दम है नहीं ना है, तो उतना स्पीड से नहीं फेंक पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, होमी जहांगीर भाभा, परमाणु सिद्धांत का, ठीक है। परमाणु सिद्धांत का जनक बताइए? जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत का जनक एक होमी जहांगीर भाभा भी है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी, होमी जहांगीर भाभा को कहा गया। कान की दूरी प्रतिध्वनि, जहाँ से ध्वनि टकराकर वापस आती है, कान की कितना, यानी कि कितना मीटर पे? तो 17 मीटर पे कान कोई भी आवाज़ बोलेंगे तो 17 मीटर से टकराकर वापस आ सकती है एक सेकेंड में, 0.1 सेकेंड में, यानी इसको मिली सेकेंड में कह सकते हैं, मिली सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट स्प्रिंग ऑफ एनर्जी, जिसको पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का मतलब 1 मिनट, पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, पोटेंशियल, स्प्रिंग एनर्जी को ही पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। और मूविंग काइनेटिक एनर्जी, जिसका सूत्र होता है हाफ mv² होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। गतिज ऊर्जा को ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर mgh। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? mgh।
एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी चीज़ के संवेग को दुगना कर देता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या होगा? किसी भी संवेग को दुगना कर देता है, किसी भी संवेग को दुगना कर देता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी कि P/2m बराबर P/2m इसको लिख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जी यहाँ मतलब हो गया गतिज ऊर्जा, ठीक है। किसी भी संवेग को अगर दुगना कर दे तो उसका जो वो होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होगा कितना? 4 गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। डायनमो, डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा देता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हो गया तेल लेता है और हमको विद्युत प्रदान करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि श्रम किया, श्रम किया, मेहनत किया मशीन, यांत्रिक, उसी को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है। और मोटर, मोटर का बात करेंगे, मोटर का बात करेंगे। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है और हमको पानी देता है, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किए। नेक्स्ट बात करते हैं सेल का, बात करते हैं सेल, सेल का बात करते हैं। रासायनिक एनर्जी, रासायनिक एनर्जी, रासायनिक एक होता है रासायनिक सेल, सेल तो बहुत प्रकार का होता है। बैटरी, सेल माने बैटरी होता है, इसका मतलब बैटरी होगा। सेल जो है छोटा छोटा बैटरी को सेल कहते हैं, ठीक है, वो जो घड़ी सब में प्रयोग होता है उसे ही सेल कहते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में चेंज कर सकता है सेल, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने, ठीक है। माइक्रोफोन का आविष्कार, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। यह जो माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, ठीक है। माइक्रोफोन क्या करता है? साउंड को, किसी भी साउंड को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर सकता है साउंड को। और बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिज्म में, अब देखो ये प्रिज्म तो आप लोग देखे ही होंगे, प्रिज्म ऐसा वाला, टेंथ में तो ऐसा वाला कहानी देखे होंगे ना, कि अगर इधर से प्रिज्म का मान के चलो, इधर से टॉर्च का रोशनी देते हैं तो इधर से निकलने के बाद वह इधर एक और प्रिज्म रखने पर इधर रिफ्लेक्ट करने लगता है, तो वही प्रिज्म का खेला रहता है, ठीक है। प्रिज्म का वही बात है। प्रिज्म में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर रिएक्टेड करता है? तो बैगनी कलर रिएक्टेड करता है, ठीक है। और ये बैगनी कलर का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य कम होता है। बैगनी कलर चमकता कम है, इसलिए तरंगदैर्घ्य कम होता है। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और इसका क्या होता है? कलर कम, इसका जो है रिफ्लेक्टेड कलर, ठीक है। क्या? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है और इसका आवृत्ति कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होगा। यानी कि अगर मान के चलो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो इसका आवृत्ति कम होगा, ठीक है, आवृत्ति कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। तारा का टिमटिमाना क्या है? अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हीरा का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एक मान के चलो कि बाल्टी में ठीक है, बाल्टी में एक डंटा रख दिए, उसमें पानी से भरा हुआ टब है, तो हमको ऐसा प्रतीत क्यों होता है कि डंटा टेढ़ा नजर आने लगता है? ऐसा क्यों लगता है? यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही पता चलता है। समझे आप लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यहाँ पे भी खेला है, ठीक है। सूर्य शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। देखो आप लोग मेहनत करो मेरे यार, मेहनत करो दोस्त भाई, जो भी बंधु जो भी हैं, मेहनत करो, क्योंकि आने वाले समय में आपसे लोग वसीयत लोग नहीं पूछेंगे, हैसियत पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, अभी ये नहीं पूछेंगे कि अभी बेटा तुम क्या कर रहे हो, आने वाले समय में पूछेंगे क्या हाल है बेटा, ऐसे पूछेगा। अरे आने वाले समय में पड़ोसी
वो जो होता है ना पड़ोसी, पड़ोसी एक नंबर का चूतिया होता है पड़ोसी। बोलना तो नहीं चाहिए ये सब बात, पर बोलना पड़ता है। हम खुद देखते हैं, पड़ोसी सबसे बड़ा चूतिया पड़ोसी होता है। इसलिए पड़ोसी का जहाँ भी बात आए, पड़ोसी से जितना भी हो सके पड़ोसी से दूर जाओ, अपना पड़ोसी से दूर जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, सूर्य। सूर्य शाम और सुबह के समय हल्का हल्का दिखाई देता है। शाम में भी हल्का हल्का लाल दिखाई देगा, सुबह भी लाल दिखाई देगा। यह भी अपवर्तन का घटना है। और शाम के समय में लाल क्यों दिखाई देता है, तो वह परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। और हल्का हल्का लाल क्यों दिखाई देता है, तो वह अपवर्तन के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आसमान। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान नीला प्रतीत क्यों होता है, आसमान नीला प्रतीत क्यों होता है, यह परिकिरणन के कारण नीला प्रतीत होता है। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने का कारण क्यों है, क्या है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऑप्टिकल फाइबर भी, ऑप्टिकल फाइबर किसका क्या क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ट्रांसमिशन 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 मिशन और क्रोड का, प्लस क्रोड। ठीक है, क्रोड उसका बीच में भाग होता है, वो क्रोड होता है। ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बनता है। ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर बनता है, समझे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पेंडुलम। पेंडुलम पेंडुलम भी घड़ी होता है, बड़ी घड़ी को पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, पेंडुलम। पेंडुलम कब तेजी से काम करने लगता है, शीतकालीन के समय में पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम कब तेजी से काम करने लगता है, तो शीतकालीन के समय में तेजी से काम करने लगता है। गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू सबसे अधिक कब होगा, ध्रुवों और रेडियस पर। हाँ, ध्रुव यानी केंद्र पर और पृथ्वी का मध्य भाग पर और यहाँ पे। ठीक है, ध्रुव और केंद्र पर, रेडियस पर सबसे मैक्सिमम यानी अधिक वैल्यू होगा गुरुत्वाकर्षण का। मध्यतम मध्य भाग में जब होगा तभी ज़्यादातर गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू होगा। ठीक है, मिनिमम जो है भूमध्य रेखा पर, भूमि के मध्य रेखा पर मिनिमम रहता है। ठीक है, भूमि के मध्य रेखा पर, जहाँ पे जिस तल पे हम लोग रहते हैं, मान के चलो ये पृथ्वी है गोल और इस तल पे हम लोग रहते हैं, तो इस तल पे जो रहते हैं तो इस तल पे क्या रहेगा, कम रहेगा गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और इसके मध्य भाग में जाएंगे तो सबसे अधिक मध्य भाग में ही रहेगा गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट बात करते हैं, और ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना होता है, ग्रेविटेशन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना हो, 6.67 गुने 10 पे पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर आदमी का वजन बताते हैं, आदमी का वजन अगर 60 केजी है, आदमी का वजन 60 केजी है, तो इसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा, चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो इसको 6 से भागा लगा दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंसान किसी भी व्यक्ति का वजन 60 केजी है, तो इसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो 6 से भाग लगा देना, भाग लगा देंगे तो 10 केजी हो जाएगा। ठीक है, 10 केजी चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 चंद्रमा पर वजन। ठीक है, वो समझो कि बच्चा, एक छोटा बच्चा की भांति है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समांतर क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम हिंदी में श्रेणी क्रम कहते हैं, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, RS, इसको ही RS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में RS लिख दो। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश, कहीं अनंत तक जा सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी, अनंत तक जा सकते हैं। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होगा, 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देगा, निकट नज़दीक का वस्तु दिखाई देगा, पर दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो इसको दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्या, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। पूछेगा दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष बोलेगा तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, पर नज़दीक का वस्तु दिखाई नहीं देगा। नज़दीक का नहीं देगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है। आँख का कौन सा हिस्सा, तो कॉर्निया या दृष्टि पर कॉर्निया वो सॉरी ये बोल रहे हैं, आँख का कौन सा हिस्सा दान कर सकते हैं, तो कॉर्निया वाला हिस्सा। कहेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आँख के कौन से हिस्से पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल पर, ठीक है, बनता है। फिल्म वाले क्षेत्र पर बनता है, ठीक है, फिल्म वाले क्षेत्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखो आ गया वही क्वेश्चन हम अभी बोल रहे थे, याद था सो बोल दिए। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। आँख में कितनी लाइट प्रवेश कर सकती है, कितनी लाइट प्रवेश कर सकती है, वो अभी किसके कारण, पुतली। आँख का जो आइरिस जो होता है, आइरिस वो ये मान के चलो आँख है, ये जो होता है ये वाला भाग, उसी को आइरिस कहते हैं, ठीक है, आइरिस कहते हैं। तो पुतली या आइरिस का कहिए, तो इसी भाग से क्या करते हैं कि लाइट प्रवेश कर सकता है, उसी भाग, अगर वो भाग चाहेगा तो ही लाइट प्रवेश करेगा, ठीक है। और बाइफोकल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, समझो कि जिसको रतौंधी का बीमारी रहता है वो सब चीज़ में करते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है। अबिंदुकता यानी कि जिसको रतौंधी, वो सब उसी को अबिंदुकता कहते हैं। उत्तल लेंस अवतल लेंस बता दिए। नेक्स्ट तो बायोलॉजी आ गया, तो बायोलॉजी वाले सेशन को हम कल करेंगे। नेक्स्ट अगर इसका बोलोगे महामैराथन क्लास लाने के लिए तो वो भी लेते आएंगे। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री का भी एक सेशन लेके आएंगे, तो ज़रूर देखना मेरे सेशन को। और सेशन कैसा लगा, और तुम लोग कमेंट ज़रूर कमेंट किया करो यार, कमेंट किया करो। कमेंट करते हो, लाइक मत करो पर कमेंट ज़रूर करो, इससे हम मोटिवेट भी होते हैं और वीडियो बनाने के शौकीन भी होने लगते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतरीन वीडियो लाए, और जो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। और इस बार हो सका ना तो मैं क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ कि किसी भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को ज़रूर दूंगा। एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम कैसे पास करना है, ये बात भी हम बताएंगे। और एग्ज़ाम निकलेगा भाई, मेहनत करो, एग्ज़ाम निकलेगा 100%। तो जय हिंद, थैंक यू फॉर, जय हिंद, थैंक यू।